Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we are going to see chapter number 10 का part 2. ये थीम डी गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी का चैप्टर है. चैप्टर का नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंट्रोडक्शन, जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन संविधान रूल बुक के बारे में हम पढ़ रहे हैं. इसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ और उसको कंप्लीट कर लिया है. ये पार्ट 2 है. ये चैप्टर हम 2-3 पार्ट्स में समझेंगे. आई होप सबने पहला पार्ट देख लिया है. इस वीडियो में हम चैप्टर को बहुत हद तक फिनिश कर लेंगे. ओके नाउ ये जो चैप्टर है क्लास 7th न्यू एनसीईआरटी सोशल साइंस एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड का है. थीम डी का चैप्टर नंबर 10. ओके सो आई होप आप सभी लोग जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो देख रहे हैं. नहीं देखी हैं बाकी के सब्जेक्ट्स की भी तो प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. कोई डाउट होते हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो अब हम देखेंगे व्हाट शेप्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. भारत का जो संविधान बना उसको बनाने में क्या क्या चीजें इन्फ्लुएंस की. जैसे हम कोई काम करते हैं तो हम किसी से प्रेरित होकर करते हैं, अरे वो बहुत फेमस हो गया तो मुझे उसकी तरह बनना है, ऐसा कुछ. तो जब इंडिया का संविधान लिखा गया तो ऐसी क्या क्या चीजें इन्फ्लुएंस की कि क्या क्या चीजें लोगों ने ध्यान में रखी. सो व्हाइल कॉन्स्टिट्यूशन वाज डेवलप्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इट हैड मेनी इन्फ्लुएंसेस. हमने पिछले पार्ट में देखा था एक असेंबली बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी. इसमें लोगों ने मिलकर, बहुत सारे लोग हुए जिसमें इन लोगों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया. लेकिन ऐसा नहीं था कि ये लोग सिर्फ अपने अपने विचार रख रहे थे, बहुत सारी चीजों से इन्फ्लुएंस भी हो रहे थे. द एक्सपीरियंस, आइडियाज, आइडियल्स ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट वर अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. इतने समय से ब्रिटेन या ब्रिटिश जो है हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, तो हमारा क्या क्या एक्सपीरियंस था, क्या क्या देखा हमने, सरकार कैसे कर रही है, क्या हमारे देश में नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए. सारे आइडियाज और आइडियल्स जो थे, जो हमारे जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो जो विचारधाराएं थी, उन सब का कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस था. ठीक है, प्रभाव था. इंडिया सिविलाइजेशनल हेरिटेज एंड कल्चर ऑल्सो प्लेड अ की रोल. हमारा भारत का जो एक प्राचीन इतिहास रहा है, धरोहर रही है, हमारा जो कल्चर है, इसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल था कि संविधान में क्या क्या चीजें हमें डालनी है. यूजफुल लर्निंग्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज वर ऑल्सो कंसिडर्ड. बाकी के जो देश थे, दूसरी जो कंट्रीज थी, उनमें कुछ कंट्रीज में पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन बन चुके थे, है ना. तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या अच्छी चीजें हैं, क्या क्या हम सीख सकते हैं, वो सारी बातें भी ध्यान में रखी गई. ऐसा नहीं कि कुछ लोग मिले, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई और उसमें फिर इन लोगों ने क्या किया, रूल्स बना दिए. उन्होंने बहुत सारी चीजें ध्यान में रखी. इतने समय से हमारा देश गुलाम था, उसमें क्या क्या चीजें हो रही थी या कितने विचारधाराएं थी, सबको उन्होंने सम्मिलित किया अपने थॉट प्रोसेस में. ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है. सो इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट. अब एक एक करके हम समझेंगे कि जो चीजें हमने पढ़ी किसका क्या प्रभाव पड़ा. तो उसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं कि भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसका क्या प्रभाव पड़ा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में. सो मैनी की आइडियल्स एंड वैल्यूज. आइडियल्स मतलब एक विचारधारा और वैल्यूज मतलब जो भी हम चाहते हैं अपने देश के लिए करना. सो ये जो आइडियाज हैं, वैल्यूज हैं ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वर एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. जो हम चाहते थे कि हमारा देश जब आज़ाद हो जाएगा, उस स्ट्रगल के दौरान जो चीज़ें हम चाहते थे, वो सारी भावनाएं, सारी इच्छाएं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द कॉर्नर स्टोन फॉर एन इंडिपेंडेंट इंडिया. ये एक मील का पत्थर था. जो भारत जब आज़ाद होगा तो उसमें, क्योंकि हमने देखा कि 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी, तब से ही सोच विचार चालू होने लग गया था कि हमारा देश जब आज़ाद होगा तो किस तरीके से वर्क करेगा. Number of leaders of India's freedom movement were members of Constituent Assembly and therefore carried their experiences and ideas from freedom struggle to the Constitution. जो members थे Constituent Assembly के, वो कहीं ना कहीं इंडिया के freedom movement में भी participate कर चुके थे. वो नेता थे या leaders थे और उनके साथ जो experiences हुए, उनके जो idea थे freedom struggle के, वो सारी चीजें Constitution बनाने में बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं influence हुई. Some of these values and ideals are, क्या क्या उनकी values थे, क्या क्या आइडियल्स थे. सो इक्वालिटी फॉर ऑल, कि सबके लिए बराबर समानता का अधिकार हो, सबको समान ट्रीट किया जाए. ऐसा नहीं कोई गरीब है तो उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाए, कोई अमीर है तो उसको अलग, या कोई इस कास्ट का है तो अलग व्यवहार किया जाए, या कोई उस कास्ट का है. जस्टिस फॉर ऑल, सबके लिए न्याय हो. ऐसा नहीं कि जो अमीर लोग हैं उनको, उनके पास पैसा है तो न्यायालय जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. ऐसा नहीं. ऐसी कानून व्यवस्था की गई जहां पर सबको न्याय मिले.
फ्रीडम, सभी लोग आजाद हों, फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा हो, सब मिलजुल कर रहे, प्रिजर्वेशन ऑफ इंडियाज कल्चरल हेरिटेज, हमारे भारत का जो हेरिटेज है, धरोहर है, उसको प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, आइडिया ऑफ यूजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए टूल फॉर एंड मीन्स ऑफ अचीविंग दीज वैल्यूज एंड आइडियल्स। ये जो वैल्यूज हैं, ये जो आइडियल्स हैं, जो सोचा कि सबको समानता का अधिकार मिले, न्याय मिले, ये सब जो है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान एक टूल की तरह है, जिसको यूज करके, एक मीन्स की तरह, एक रास्ता है जिसके थ्रू ये सारी चीजें, ये जो वैल्यू आइडल्स हैं, ये हम अचीव कर सकते हैं। सो द एक्सपीरियंस एंड लर्निंग फ्रॉम फ्रीडम स्ट्रगल ऑल्सो प्रोवाइडेड आंसर टू मैनी ऑफ हाउ एंड व्हाट क्वेश्चन। बहुत सारे ऐसे विचार थे, प्रश्न थे कि कैसे होगा, क्या होगा, ऐसे बहुत से क्वेश्चन का आंसर जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुआ था, उसमें जो एक्सपीरियंस थे, जो सीख मिली थी, उससे हमें इनके आंसर्स मिल गए। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो वर्क करते थे, डिबेट होती थी, एक एक चीज पे लोग डिस्कशन करते थे, राइट। अब आगे देखते हैं कि किन क्वेश्चंस का आंसर मिला। तो यहाँ पे सारे आपको दिए हुए हैं पॉइंट्स। हाउ वाले पहले डिस्कस कर लेते हैं, कैसे, कि हाउ डू वी मेक श्योर दैट एवरी एडल्ट सिटीजन हैज अ राइट टू वोट। कैसे हम इंश्योर करेंगे कि जो भी हमारे देश में एडल्ट सिटीजन है, एक उम्र के बाद जब मैच्योर हो जाता है व्यक्ति, तो किनको राइट देना है वोट को, कैसे सारे राइट टू वोट सबके पास हो, ठीक है। तो ये चीज है। फिर हाउ डू वी इंश्योर दैट द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी आर केप्ट सेपरेट, की जो तीनों ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, तीनों सेपरेटली वर्क करें, कि क्या क्या चीजें, क्या ऐसे प्रावधान हम करें, है ना। देन हाउ डू वी गारंटी दैट एवरी इंडिविजुअल्स फंडामेंटल राइट्स आर रिस्पेक्टेड, हमारे जो बेसिक मूल अधिकार हैं, हमारे जो राइट्स हैं, वो कैसे सभी द्वारा रिस्पेक्ट किए जाएंगे, इसको कैसे इंश्योर किया जाए, ये गारंटी कैसे दी जाए। ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे लोगों के सामने। आप ये देख सकते हो वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मैंने पहले भी फोटोज दिखाई, किस तरीके से लोग बैठकर डिबेट में पार्टिसिपेट करते थे और एक एक चीज ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो नोट करती थी। देन कुछ क्वेश्चंस थे व्हाट वाले, क्या, ठीक, व्हाट शुड बी द प्रोसेस इफ वी वांट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंड मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा, चेंज करना। कोई कॉन्स्टिट्यूशन हम बना रहे हैं, ये लोग ऐसे डिस्कशन करते थे कि मान लो कोई रूल आज हम लिख रहे हैं इसमें, तो क्या पता वो रूल कल को रेलिवेंट हो या ना हो, तो कल को अगर कुछ चेंज करना हो तो उस अमेंडमेंट का क्या प्रोसेस होगा। व्हाट शुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सो ऑन। पूरा देश है, उसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, है ना। कितने हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, 6th क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था। सो ये जो स्टेट्स हैं, सेंटर के बीच में, मतलब पूरे जो देश की सरकार है और सेंट्रल और स्टेट जो है जितने भी, उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होगा। सो वी विल गेट ग्लिम्स ऑफ हाउ ऑल दीज हैव बीन स्ट्रक्चर्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन लेटर इन दिस चैप्टर। यही सारे क्वेश्चन के आंसर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मिलते हैं कि सरकार कैसे वर्क करेगी, हमारे राइट्स कौन प्रोटेक्ट करेगा, देन जो तीनों ऑर्गन्स हैं वो किस तरीके से खुद से अच्छे से फंक्शन करेंगे बिना किसी इंटरफेरेंस के, राइट। तो यही क्वेश्चंस के आंसर ढूंढे। ओके, नाउ अब आगे देख लेते हैं। सो लेट्स रिमेंबर, ये नया टॉपिक है इंडिया सिविलाइजेशनल हेरिटेज एंड हिस्ट्री। हम ये चीजें देख रहे हैं कि भारत का संविधान बनाने में किस किस चीजों ने इम्पैक्ट किया, है ना। जैसे हमने यहाँ पर देखा था, एक सेकेंड मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ, ये इरेज कर देते हैं, कौन कौन सी चीजों ने इम्पैक्ट किया था, तो वही यहाँ पे दिए हुए। पहला हमने देखा था इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल, है ना, जो लोगों ने अपने स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में जो उनके एक्सपीरियंस थे वो भी चीजें इन्फ्लुएंस कर रही थी। फिर हमने देखा था कि जो इंडिया का सिविलाइजेशनल हेरिटेज है, कल्चर है, ठीक है। फिर दूसरे देश की कंट्रीज से हमने सीखा, तो ये वाला तो हम देख चुके हैं, पहला वाला, ये वाला। अब ये दूसरा वाला देख रहे हैं, फिर देखेंगे दूसरी कंट्रीज से हमने क्या क्या चीजें सीखी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ पर थे हम, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, सो इंडिया सिविलाइजेशनल हेरिटेज एंड हिस्ट्री, हमारा जो इतिहास रहा है, हेरिटेज यानी धरोहर रही है, वो कैसे इम्पैक्ट की कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। सो इन द चैप्टर ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मैनी इन वन इन ग्रेड 6 वी स्टडीड दैट व्हाट मेक्स इंडिया वन कंट्री एंड द अंडरलाइंग यूनिटी दैट एम्ब्रेसेस द डाइवर्सिटी। हमारे देश में विभिन्न विभिन्न कल्चर के लोग रहते हैं, जाति के लोग रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी कैसे हम एक कंट्री बनाते हैं, एक इंडिया बनाते हैं, इसके बारे में हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था, जिसका नाम था यूनिटी डाइवर्सिटी और मैनी इन द वन, कि एक कंट्री है और उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग डाइवर्सिटी है, और उसमें कैसे एकजुटता होकर हम यूनिटी दिखाते हैं। ओके, सो दिस आइडिया ऑफ इंडिया बीइंग वन कंट्री इज एम्बेडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो आइडिया है कि हमारा देश एक है इतनी विभिन्नता के बाद भी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में एम्बेड मतलब होता है कि लिखा होना या उसका कोई प्रमाण होना। सम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर एम्बेडेड इन आवर
culture, acceptance of the idea that people could have different point of view. ये जो डाइवर्सिटी है कि अलग अलग धर्म, भाषा, कपड़े पहनने वाले लोग, अलग अलग तरीके से बोलने वाले लोग इंडिया में रहते हैं, ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया है इस आइडिया को कि लोग जो है, पीपल जो है, उनके अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, सोच अलग हो सकती है, नेचर एज सेक्रेड, नेचर को, प्रकृति को पूजा कर सकते हैं, परस्यूट ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज, रिस्पेक्ट फॉर वीमेन, कंसेप्ट ऑफ वसुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली एंड सर्वे भवन्तु सुखिना, कि जितने भी जीव हैं, जितने भी क्रिएचर्स हैं, सभी क्या हों, सबकी भलाई के लिए सोचना, सबको सुख मिले. ऑल दीज प्रिंसिपल फाइंड अ प्लेस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दो यू माइट फाइंड देम एक्सप्रेस्ड अ लिटिल डिफरेंटली. ये सारे जो भावनाएं हैं कि कैसे हम नेचर की पूजा करें, है ना, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू को समझें, इस सब चीज के बारे में, वसुदेव कुटुंबकम के बारे में इंग्लिश के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि कैसे जो पूरा विश्व है वो हमारी एक फैमिली की तरह है. सर्वे भवन्तु सुखिना, सबको सुख मिले या सभी लोग खुश रहें, ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से. ओके, नाउ आगे देखते हैं. सो लेट्स रिमेंबर, यहाँ एक कुछ दिया है याद रखने योग्य. अर्लियर वी डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नेंस सिस्टम दैट वी एक्सपीरियंस्ड विद इन इंडिया. पहले हमने देखा था पिछले चैप्टर में, इंडिया में अलग अलग टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, फ्रॉम जनपद, संघ, rulers and their councils, Kautilya's concepts of सप्तांगा, फिर राजधर्म एंड सो ऑन. हमने पढ़ा था कैसे सभा समिति हुआ करती थी, या सप्तांगा 7 डिपार्टमेंट्स होते थे, है ना, किस तरीके से राजा फंक्शन करते थे, राजधर्म क्या होता है, राजा को क्या क्या धर्म का पालन करना होता है, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी. On the whole, there has been a great emphasis on the duties and roles of the people in governance. और भी चीजें बताई गई थी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चलाने में ड्यूटीज क्या है लोगों की, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसको भी बताया गया है. सो इट वॉज देयरफॉर क्वाइट नेचुरल दैट कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वुड इनकॉर्पोरेट दीज आइडियाज ऑफ आवर सिविलाइजेशनल हेरिटेज इनटू आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सो ये जो इतनी सारी ये नेचुरल चीज है कि इतनी सारी जो चीजें हैं, आइडियाज हैं हमारे सिविलाइजेशन के, या हेरिटेज है, धरोहर है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में तो लाना ही था. सो उन्होंने कैसे लाया? फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर इंस्टेंस एज पार्ट ऑफ इट. फंडामेंटल ड्यूटीज, यहाँ पर जो अभी हमने पढ़ा कि लोगों के भी कुछ यहाँ पे ड्यूटीज होनी चाहिए, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, तो उसको फंडामेंटल ड्यूटीज के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया. ये क्या होते हैं इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे. ठीक है ना, नेक्स्ट देख लेते हैं. सो लर्निंग फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड दूसरा हो गया. अब तीसरा हम पढ़ रहे हैं कि दुनिया के जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन थे उससे हमने क्या सीखा. सो यहाँ लिखा है, इन एडिशन इन द इंडियन ट्रेडिशन ऑफ अ नो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वथ. इसका मतलब हर ओर से अच्छे विचार हमारे पास आए, जिधर से भी आना हो अच्छे थॉट्स जो हैं, लेट नोबल थॉट्स कम टू मी फ्रॉम एवरी साइड. हर जगह से अच्छे अच्छे विचार हम तक पहुंचे. इसका मतलब ये संस्कृत का कोट है. अब ये अगर हमारे थॉट है तो जहां जहां अच्छे विचार होंगे वहां से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अपनाए, है ना. सो द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर स्टडीज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, USA, UK, Ireland, Australia and other countries that have a democratic system to explore their usefulness for our कॉन्टेक्स्ट. सो क्योंकि हमारा देश डेमोक्रेटिक नेशन बनने जा रहा था, लोकतंत्र के ऊपर बेस्ड देश बनने जा रहा था, तो हमारे जो संविधान बनाने वाले लोग थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उनके मेंबर्स ने बहुत सारे देशों के संविधान को पढ़ा कि उन्होंने क्या क्या प्रोविजन दिए. जैसे फ्रांस का पढ़ा, USA का, UK का, आयरलैंड का, और इन सभी कॉन्स्टिट्यूशन में से जो सही लगा वो हमने अडॉप्ट कर लिया. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, LEF, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया. ठीक है, ये फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन रिवोल्यूशन ऑफ 1789, ये इसमें लिखा हुआ है. ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है. देन द आइडिया ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सरकार जो होती है, गवर्नमेंट जो होती है, उनके कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल उनको दिए जाते हैं कि ये आपको लोगों की भलाई के लिए कार्य करने हैं. इनके बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं. तो ये हमने इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. ये क्वेश्चंस बन सकते हैं कि फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है. तो LEF, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. फिर इरिश से क्या लिया है? सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? कॉन्सेप्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी. जुडिशरी जो है लेजिस्लेशन इंडिपेंडेंट होगा, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा. ठीक है,
यहाँ पर इमेज दी गई है 10.5 दिस डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ सिटीजन विच फोकस ऑन इक्वालिटी लिबर्टी एंड जस्टिस फॉर ऑल वाज formulated during the 1789 French Revolution. It helped the spread of such ideals in many parts of the world. Many constitutions, including French one, adopted or adapted its values and principles. So ये जो फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था जिसके बारे में आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, जैसे हमारे यहाँ रिवोल्यूशन हो रहे थे ना, वैसे ही देश के दुनिया के अलग अलग देशों में भी हो रहे थे. तो उस समय ये थॉट्स सामने आए थे जिसमें 3 कॉन्सेप्ट्स मिले, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी को. इसको कॉन्स्टिट्यूशंस ने अपनाया भी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं. सो बिफोर वी गेट एक्वेंटेड विद द मेन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेट अस रिविजिट सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स वी सॉ इन ग्रेड 6. जो मेन फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके बारे में जानने से पहले कुछ पॉइंट्स हमने क्लास 6 में पढ़े थे, उसको रिवाइज कर लेते हैं. कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. ठीक है. इनको सेपरेशन ऑफ पावर के थ्रू इनके जो वर्किंग है उसको और ज्यादा एसेंशियल इफेक्टिव बनाने के लिए सेपरेशन ऑफ पावर जैसा कॉन्सेप्ट लाया गया कि ये तीनों के जो पावर्स हैं वो सेपरेट है, एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे. सो लेजिस्लेचर जो है उसका काम क्या है, लॉ बनाना. लॉ इज इम्प्लीमेंटेड बाय एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव जैसे कि कौन हेड करता है उनको, प्राइम मिनिस्टर. देन जुडिशरी क्या इंश्योर करती है कि जो भी कानून बनाए हैं लेजिस्लेचर ने वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान के हिसाब से हैं, अलग तो नहीं जा रहे. इट ऑल्सो डिसाइड वेदर अ लॉ हैज बीन ब्रोकन एंड द व्हाट पनिशमेंट इज नेसेसरी. जुडिशरी ये भी डिसाइड करती है कि लॉ कोई टूटा तो नहीं है, कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन का है ऐसा तो नहीं, लोग मान नहीं रहे हैं, और अगर है तो क्या पनिशमेंट देनी चाहिए. फिर 3 tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है हमारे देश में, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल पे भी है, जो पंचायती राज सिस्टम हम बोलते हैं. सम फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर रिजर्व्ड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर्स आर असाइन्ड टू स्टेट गवर्नमेंट. हमारा जो देश है, पूरे देश के ऊपर एक सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क करती है. स्टेट में बहुत सारे, हमारे देश के अंदर बहुत सारे स्टेट है, तो स्टेट गवर्नमेंट वर्क करती है. स्टेट को भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे डिस्ट्रिक्ट वगैरह हम बोलते हैं, तो वहां पर लोकल गवर्नमेंट वर्क करती है, जिसे हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या पंचायती राज सिस्टम भी बोलते हैं. ठीक है, PRS ये लिखा हुआ. चलिए, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. देखिए, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स है. अब ये मैं यहाँ नहीं समझा पाऊंगी क्योंकि आप 7th में आए, मतलब 6th में आपने ये चीजें पढ़ी होंगी. नहीं पढ़ी हैं तो जो चैप्टर बेस्ड है 6th का, फटाफट एक दिन में आप वो वीडियो ओपन कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, और उन वीडियोज को डबल स्पीड पे एक थोड़ा सा ओवर थ्रू ले सकते हैं ताकि आपको पता तो चले ये चीजें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं. सो द कॉन्स्टिट्यूशन एड्रेसेस दीज पॉइंट्स कॉम्प्रिहेंसिवली. इट क्लियरली डिफाइंस द role, functions, responsibilities and accountability measures for each organ of government. जो भी चीजें अभी हमने पढ़ी, तो कॉन्स्टिट्यूशन इन सभी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है, सॉल्व करता है, और सभी के रोल, जो भी काम करने वाले उनके रोल डिफाइन किए गए हैं, फंक्शन डिफाइन किए गए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की गई है. ठीक है, और हर ऑर्गन का काम अलग अलग डिसाइड किया गया है. द इलेक्टोरल सिस्टम हैज बीन लेड डाउन टू इंश्योर दैट एवरी एलिजिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री इज एनेबल टू वोट. मतलब राइट टू वोट का अधिकार दिया गया है. इलेक्शन का सिस्टम रखा गया है जिसमें जो भी व्यक्ति या जो भी सिटीजन एलिजिबल है वो वोट कैसे कर सकते हैं वो बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में. और जो कोर एस्पेक्ट्स हैं, जो एक सेंट्रल पॉइंट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो है फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. क्या है पहला, तो ये मैं इरेज करके दोबारा से इसको बताती हूँ, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हम नागरिक को, सभी सिटीजन्स को ड्यूटीज क्या क्या है देश के प्रति वो बताई गई है. फिर फंडामेंटल राइट्स क्या है कि हमारे ड्यूटीज के साथ साथ हमें कुछ अधिकार भी तो मिलने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो अधिकार कौन कौन से हैं वो बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में. फिर DPSP बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. ये क्या होते हैं, ये गवर्नमेंट को क्या क्या देश के लिए काम करना चाहिए, गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करने चाहिए, वो कुछ डायरेक्शंस दिए जाते हैं डायरेक्टिव्स के थ्रू, तो वो यहाँ पे दिए हुए हैं. ठीक है, तो ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में. आगे पेज पे एक इन्फोग्राफिक, एक पिक्चर के थ्रू ये सारी चीजें समझाई गई हैं, वो मैं अभी दिखा दूंगी आपको. इसमें एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज के, कुछ फंडामेंटल राइट्स के. ठीक है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम DPSP बोलते हैं, इन्हें हम पॉपुलरली DPSP बोलते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं एसेंस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक विजन दैट फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड फॉर इंडिया. कि हमारे देश में सोशल और इकोनॉमिक
जो विजन है कि सोशल लेवल पे हमारे देश में क्या प्रोग्रेस होनी चाहिए, इकोनॉमिक लेवल पे क्या होनी चाहिए, उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने वालों ने डीपीएसपी के अंदर वो पॉइंट्स रख दिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जैसे कल हमने बताया था ना, आपकी बुक में यूनिट्स हैं, यूनिट्स में चैप्टर्स हैं, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो ऐसे एक फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट है, ऐसे एक पार्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का है। ठीक है, द एग्जाम्पल वी प्रेजेंट इन द इंफोग्राफिक इलस्ट्रेट द प्रिंसिपल दे वांटेड गवर्नेंस टू फॉलो। अब यहाँ जो भी आगे इमेज में दिया गया है, जो हम पढ़ने वाले हैं, उसमें ये बताया जाएगा कि इसको हमें कैसे फॉलो करना चाहिए, जो हमारे देश के गवर्नेंस करने वाले लोग हैं उनको इन प्रिंसिपल्स को क्यों और कैसे मानना चाहिए। चलिए पहले इंफोग्राफिक देख लेते हैं हम। तीन चीजें हैं, एक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। तो थोड़े थोड़े दिए हुए यहाँ पर समझाकर तो हम देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स पहले देखते हैं। ये जो पार्ट है मैंने जूम करके यहाँ पर दिखा दिया है ताकि अच्छे से दिखे। फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है राइट टू इक्वालिटी, जिसमें समानता का अधिकार मिलता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब संविधान, लॉ, कानून की नजरों में हम सब बराबर हैं, ये आर्टिकल 14 है। जैसे हमारे चैप्टर में सेक्शंस होते हैं ना, वैसे ही हर पार्ट में कुछ आर्टिकल्स हैं। हर चैप्टर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का या पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं। तो आर्टिकल 14 जो है वो कहता है कि सभी नागरिक को समानता का अधिकार है। ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार हमें संविधान देते हैं। अगर हमारे साथ कोई भी मिसबिहेव कर रहा है, मिसबिहेव इन द सेंस हमारे साथ कोई पार्शियलिटी कर रहा है कि हमसे जो मान लो पैसे वाले व्यक्ति, उनके साथ अलग ट्रीटमेंट हो रहा है, हमारे साथ अलग ट्रीटमेंट हो रहा है, तो ये क्या है, इक्वालिटी का जो हमारा राइट है उसका हनन होता है। देन राइट टू फ्रीडम, हमारे पास आजाद रहने की छूट है। फ्रीडम किस किस चीज की, तो इसमें हमें लाइफ को प्रोटेक्शन देने और पर्सनल लिबर्टी, हमारी जो पर्सनल लेवल पे लिबर्टी हमें चाहिए वो हमें मिलती है आर्टिकल 21 के अंदर। ये सब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, अभी बेसिक थोड़ा थोड़ा हम जान रहे हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, पहले होता था ना, बच्चे जो है उनको भी चाय की दुकान पे या जगह जगह काम कराया जाता था, तो इसमें रूल बनाए गए, एक्सप्लॉइट कोई नहीं करेगा। ठीक है, सो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ऐसे ही एक आर्टिकल है 21 में अभी हमने पढ़ा कि ये है राइट टू फ्रीडम। तो अब इसमें कुछ चेंजेस किए, अभी हमने देखा था अमेंडमेंट मतलब चेंज करना। अब एक फील हुई कि अरे इसमें चेंज करना है हमें कुछ, तो उन्होंने एक नया आर्टिकल ऐड कर दिया, इसको नाम दे दिया 21A। ये ए जो है ना अमेंडमेंट को दिखाता है। ये हो गया राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार बाद में ऐड किया गया है, सब हम जानेंगे। तो यहाँ पे दिए हुए फंडामेंटल राइट्स, ये कुछ एग्जाम्पल है, ये नहीं कि सिर्फ इतने ही अधिकार है हमारे, बहुत सारी चीजें हैं, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन दूसरा जो है यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, या पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में पढ़ लेते हैं कि स्टेट को यानी सरकार को, गवर्नमेंट को क्या डायरेक्शंस दिए गए हैं कि आप किस तरीके से काम करेंगे। सो आर्टिकल 41 जो है, इसमें गवर्नमेंट वेलफेयर, गवर्नमेंट की लोगों की भलाई के लिए जो गवर्नमेंट काम करेगी ऐसे कैसे करेगी, तो उस चीज को बताया गया है। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि पूरे देश में एक जैसा सिविल कोड यूज हो। आर्टिकल 38 में सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस लोगों को कैसे प्रोवाइड हो। 48A, अब ए का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको बाद में अमेंडमेंट के थ्रू, चेंज के थ्रू ऐड किया गया है, जिसमें बताया गया है कि वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए, एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए क्या करना चाहिए। देन आर्टिकल 49 जो है, इसमें बताया गया है कि जो मॉन्यूमेंट्स है, कहीं हम घूमने जाते हैं, प्लेसेस हैं, या नेशनल इंपॉर्टेंस की जो चीजें हैं, हमारे देश को जो चीजें रिप्रेजेंट करती हैं, आप देखते होंगे कि कहीं कहीं पे हम घूमने जाते हैं किले वगैरह में, तो लोग उस दीवारों पे कुछ कुछ लिख देते हैं ना, सो नुकसान नहीं पहुंचा सकते अपने मॉन्यूमेंट्स को, धरोहर को, ये हमारे सांस्कृतिक धरोहर है, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 49 में बताया गया है। आर्टिकल 47 में न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ की बात की गई है। ठीक है, अब बचते हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज की, एज ए नागरिक, एज ए सिटीजन हमारे क्या अधिकार हैं, तो यहाँ पर दिए गए हैं, कुछ ही दिए हैं। जैसे पहला दिया है, टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। हमें, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं, तो हमें अपने संविधान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने तिरंगे की, अपने जो नेशनल एंथम है, जन गण मन हम गाते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमारे देश की जो विचारधारा है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, कभी भी अगर जरूरत पड़ती है देश को हमारी, तो हमें
अपनी सर्विसेज देने के लिए तैयार रहना चाहिए। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो रहने सहने का तरीका है या जो प्राचीन धरोहर है, उसे हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, जो भी जीव है उनके प्रति हमें कंपैशन, दया का भाव रखना चाहिए। हमें अपनी नदियों को, जो जंगलों में लाइफ फॉर्म्स हैं या लिविंग बींग्स हैं, उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। अपने जंगलों को नहीं काटना चाहिए, तालाबों को साफ रखना चाहिए। तो ये सारे हमारी ड्यूटीज हैं। देन टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर ऑफ इंडिविजुअल्स collective activity so that the nation constantly rises to higher level of endeavor and achievement, जो हमारे देश के इंडिविजुअल्स हैं, नागरिक हैं, उनको नेशन को ऊपर उठाने के लिए हमेशा अच्छे प्रयत्न करते रहने चाहिए। इफ अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज और हर चाइल्ड, और एज द केस में बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स को उन्हें एजुकेशन दिलानी चाहिए। ठीक है, ये कुछ ड्यूटीज है। अब आपको मैं एक पॉइंट बताना चाहूंगी जो कि यहाँ डायरेक्टली तो नहीं लिखा हुआ है, बट हमें पता होना चाहिए कुछ चीजें। जैसे जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया। क्या जरूरत पड़ी होगी ऐड करने की? एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, बाकी तो क्यों ऐड किया गया वो बाद में आप डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे पहले के समय में एनवायरनमेंट को लेकर लोग इतने वो नहीं थे, इतनी ज्यादा गाड़ियां नहीं थी, इतने ज्यादा पोल्यूशन नहीं थे। तो ये चीजें कि एनवायरनमेंट के प्रति हम सही से बिहेव करें, नदी तालाबों को गंदा ना करें, या जो भी जीव जंतु है उनको हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, तो ये चीजें आज के समय में बहुत ज्यादा सुनने को मिलती है। जब देश आजाद हुआ था तो हो सकता है उस वक्त इतनी सारी चीजें ना रही, है ना, तो ये ऐड किया गया। ऐसी बहुत सारी चीजें अमेंडमेंट के थ्रू बाद में ऐड की गई। जैसे आर्टिकल 21 में हमने देखा राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। जब हमारा देश आजाद हुआ था उस वक्त शिक्षा इंपॉर्टेंट थी, लेकिन और भी बड़ी बड़ी चीजें थी जिसे गवर्नमेंट को पहले देखना था। जैसे सबके पास अनाज उपलब्ध हो, खाने की व्यवस्था हो, तो ये सब चीजें हैंडल करने के बाद शिक्षा का इंपॉर्टेंस पता चला, तो उसको बाद में ऐड किया गया, है ना। तो ये सारे चेंजेस समय के साथ साथ होते रहे। नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर गोल्स। मैंने अभी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़े, क्या है? ये गोल है, एक तरीके का एक टारगेट होता है दैट द गवर्नमेंट शुड ट्राई टू अचीव, जो हर देश की सरकार को अचीव करने के लिए, गोल है तो इसको अचीव करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। दे रिफ्लेक्ट द डायरेक्शन दे विश द कंट्री टेक टू मेक इंडिया बेटर फॉर ऑल। फॉर एग्जाम्पल, एवरीबडी इन कंट्री मस्ट हैव गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जैसे ये जो गोल है ये हमें ये दिखाते हैं, गवर्नमेंट को ये दिखाते हैं कि कैसे हमें देश को बहुत अच्छा बनाना है हर नागरिक के लिए, तो उसके प्रति ये डायरेक्शन दिखाते हैं, एक रास्ता दिखाते हैं कि आपको क्या क्या वर्क करना है। जैसे सभी व्यक्ति का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, लिविंग स्टैंडर्ड जो है एक अच्छा हो, है ना, कंट्री में सबका, तो एवरीबडी लिखा है ना। तो ऐसे कुछ डायरेक्शंस हैं। हाँ, शुरू में गवर्नमेंट के पास पैसा कम है तो बहुत सारी चीजें करनी है, जैसे सबको फ्री में एजुकेशन मिले, ठीक, तो गवर्नमेंट ने इसकी व्यवस्था की है, सरकारी स्कूल्स बनाए हैं, टीचर्स को पेमेंट जाता है, बच्चों से फीस तो बहुत कम ली जाती है या ना के बराबर फीस है, राइट। तो गवर्नमेंट खर्च करती है इन चीजों पे, लेकिन अब बोले कि कितनी भी बड़ी बीमारी हो उसका इलाज सरकार दे, ये होना तो चाहिए, सरकार क्योंकि टैक्स लेती है हमसे। बट अभी हमारा जो देश है डेवलपिंग कंट्री है, इतना पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास कि सारी चीजें अफोर्ड करा सके, और हमारी जनसंख्या, पॉपुलेशन तो है ही बहुत ज्यादा। लेकिन ये एक डायरेक्शन तो है कि लोगों की भलाई के लिए सरकार को ये गोल्स बनाने हैं, टारगेट्स रखने हैं कि आगे काम करे। बट इफ द गवर्नमेंट डज नॉट मेक एफर्ट टू फॉलो दिस, वन कैन नॉट गो टू अ जज कंप्लेन अबाउट इट। वही बात है, ये गोल है, ये लिखा जरूर है कॉन्स्टिट्यूशन में कि अच्छी बातें हैं, ये सभी सरकार को फॉलो करनी है। लेकिन अगर गवर्नमेंट मान लो कि बोलेगी कि हम सबको फ्री में बिजली देंगे, ठीक है, ये गोल हो सकता है गवर्नमेंट का, लेकिन मान लो कि गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है, तो ये आप ले जाकर कॉन्स्टिट्यूशन को आप कोर्ट नहीं जा सकते आप कि सरकार ने ऐसा कहा था कि वो फ्री में बिजली देगी और नहीं दे रही है, नहीं, ये आप यहाँ लिखा है कैन नॉट गो टू अ जज, आप न्यायाधीश के पास नहीं जा सकते। सो डीपीएसपी आर मोर लाइक गाइडलाइंस, ये एक तरीके की गाइडलाइन है, स्ट्रिक्ट देन स्ट्रिक्ट रूल। ये स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, एक तरीके की गाइडलाइन है जो सोचने का बताता है, लोगों को पता हो कि क्या क्या हमारे साथ अच्छा होना चाहिए और सरकार को किस दिशा में कार्य करना चाहिए। तो ये हो गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल। वहीं दूसरी तरफ फंडामेंटल राइट्स जो है, हमारे मौलिक अधिकार जो हैं, प्रॉमिस हैं दैट मस्ट बी
केप्ट, ये तो सरकार को रखना ही मानना ही पड़ेगा। हमारे मौलिक अधिकारों को हमसे कोई छीन नहीं सकता। अगर कोई हमारे मौलिक अधिकार को छीनता है, जैसे राइट टू इक्वालिटी हमने पढ़ा, हमारे साथ कोई भेदभाव करता है किसी भी बेसिस पे, है ना, किसी जगह हम गए वहां हमारी एंट्री नहीं है और कपड़ों के बेसिस पे मान लो और किसी को एंट्री दे रहे हैं, तो राइट टू इक्वालिटी का हनन है। अगर ये ऐसा होता है, इफ समवन ट्रीट्स यू अनफेयरली बिकॉज ऑफ हु यू आर, आप कौन है, आपकी कास्ट कौन है, आप कैसे दिखते हैं, इस बेसिस पे अगर कोई आपको अलग तरीके से, फेयर तरीके से नहीं ट्रीट कर रहा है, सो यू कैन एक्चुअली गो टू कोर्ट एंड द जज कैन हेल्प यू। आप कोर्ट जा सकते हैं और वहां पर जज आपकी मदद करेंगे, ठीक है। सो सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो फंडामेंटल राइट जो है, इसके अगर पूरा नहीं होता है तो इसके बिहाफ पे आप कोर्ट जा सकते हैं लड़ने के लिए। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ये एक दिशा देते हैं कि सरकार को वर्क कैसे करना है। अगर फॉलो नहीं होते तो हम कोर्ट नहीं जा सकते। फंडामेंटल राइट्स जो है वो एक तरीके के स्ट्रिक्ट एक प्रॉमिस है जो कि गवर्नमेंट को फॉलो करना ही पड़ता है, और अगर नहीं फॉलो हो रहे हैं तो वी कैन एक्चुअली गो टू द कोर्ट। Okay, now the people who wrote our constitution created the system on purpose. They wanted some rights that could be demanded immediately, fundamental rights, and some bigger goals like directive principles that might take time to achieve as our country progress. तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले जो लोग हैं ना, इन्होंने बहुत सोच समझ कर किया। कुछ तो ऐसे अधिकार होने चाहिए जिनका अगर तुरंत अभी नुकसान हो रहा है या कोई फॉलो नहीं हो रहा है तो हम तुरंत जाके न्याय की मांग कर सके, और कुछ ऐसे बड़े गोल्स रखे गए जो अभी हो सकता है कि पूरे ना हो, लेकिन जैसे जैसे कंट्री प्रोग्रेस करेगी वैसे वैसे सरकार को इन गोल्स को पूरा करना होगा। ओके, तो ये चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो रीड द फॉलोइंग कोटेशन गिवन बिलो, which article of the constitution do you think she was referring to? Why do you think she said that the equality of women was not a new concept for India? Discuss in the class। ये हमें पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें कौन से आर्टिकल की बात हो रही है वो हमें बताना है, ठीक है। सो पढ़ लेते हैं इसको, यहाँ पर दिया हुआ है, डिटेल में पढ़ लेते हैं। Sir, the women of India are happy to step into their rightful heritage of complete equality with men in all spheres of life and activity। ये जो बेगम एजाज रसूल है, ये 22 नवंबर 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट हो रही थी तो उन्होंने कहा कि वो जो हमारे प्रेसिडेंट थे उस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, उनको संबोधित करते हुए कहती हैं कि सर, विमेन ऑफ इंडिया, भारत की महिलाएं खुश हैं, दे आर हैप्पी कि अब उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में पुरुष के बराबर, इक्वालिटी विद मैन, पुरुष के बराबर का अधिकार मिल रहा है। आई से सो बिकॉज आई एम कन्विंस्ड दैट दिस इज नो न्यू कॉन्सेप्ट विच हैज बीन पोस्टुलेटेड फॉर द पर्पस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन बट इज एन आइडियल दैट हैज लॉन्ग बीन चेरिश्ड बाय इंडिया। सो ऐसा नहीं है कि आप हमें अधिकार दे रहे राइट टू इक्वालिटी, मतलब मेन विमेन सब बराबर है, ऐसा ये आज के लिए नहीं है, बल्कि ये कोई नई विचार नहीं है, बल्कि भारत में महिलाओं की बराबरी का आदर्श हम हमेशा से देखते आए हैं। हालांकि लेकिन दो सोशल कंडीशन फॉर सम टाइम हैड ट्रेजिकली डीबेस्ड इट इन प्रैक्टिस, लेकिन कुछ ऐसी हमारी सोसाइटल कंडीशन हो गई जिसकी वजह से पुरुष और महिला के बीच में, मेल और फीमेल के बीच में बहुत सारी सोसाइटल एक डिफरेंसेस क्रिएट हो गई, लेकिन ये पहले से ही बराबरी का अधिकार हुआ करता था। कॉन्स्टिट्यूशन अफर्म्स दैट आइडियल एंड गिव्स द solemn assurance that the right of women in law will be wholly honored in the Indian Republic। अब जब संविधान में राइट टू इक्वालिटी कह के अफर्म कर दिया गया है, एक मजबूती देता है संविधान कि ये जो आइडियल्स हैं, आइडियल्स मतलब होता है ये जो आदर्श है, इस आदर्श को ये और ज्यादा मजबूती देता है हमारा संविधान, जिसमें औरतों के प्रति बराबरी का अधिकार रखा गया है। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर। अभी जो क्वेश्चन था कि इसमें कौन से आर्टिकल की बात हो रही है, तो हम क्या आंसर लिख सकते हैं, इसमें आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात हो रही है। वो कह रही हैं कि इक्वालिटी ऑफ वुमेन वाज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं हमारे देश में ये अभी अभी चला है कि औरतों को बराबरी का अधिकार दो, बिकॉज इंडियन कल्चर हैज ट्रेडिशनली वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड वुमेन इवन दो इन प्रैक्टिस इट वाज नॉट ऑलवेज फॉलोड। भारतीय संस्कृति में हमेशा से औरतों को रिस्पेक्ट दी गई है, उनकी वैल्यू की गई है हमेशा से, बट हाँ प्रैक्टिस में कभी कभी इसे फॉलो नहीं किया गया। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स हमने बहुत सारा पार्ट, ये सब मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, सो बहुत सारा पार्ट चैप्टर का कवर कर लिया है। वीडियो ऑलरेडी लेंथी हो गई है, इसका पार्ट 2 भी हमने देख लिया है। अब थर्ड पार्ट जो होगा उसमें चैप्टर फिनिश भी कर लेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेंगे। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस। कुछ चेंजेस चाहिए बेटा, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो विल मीट सून, टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।